हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मेरी बीएनएस की वन शॉट की वीडियो के ऊपर। उसके साथ साथ आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हम जल्द से जल्द बीएसए और बीएनएसएस के ऊपर भी एक वन शॉट लेके आए। तो अब ये देखिए, हम आपके सामने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 यानी बीएसए की आपके सामने वन शॉट वीडियो आ गई है। ठीक है, तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर जाने से पहले कुछ बेसिक बातें हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, पहले इसका नाम हुआ करता था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब थोड़ा सा हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में भी समझ लेते हैं। ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो है, ये इनैक्ट हुआ था 15 मार्च 1872 को और ये इनफोर्स हुआ था 1 सितंबर 1872 को। तो यानी ये लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 को और ये पास हो गया था 15 मार्च 1872 को। लेकिन बेचारे इस इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के साथ एक हादसा हो गया कि 1 जुलाई 2024 को इस इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को एक नए कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने रिपील करके रिप्लेस कर दिया। रिपील मतलब ऑफिशियली खत्म कर दिया और उसको रिप्लेस कर दिया। तो यानी इस वक्त भारत के अंदर जो एविडेंस लॉ है, जो मेन एविडेंस लॉ है, वो कौन सा है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है, तो यानी 1 जुलाई 2024 से जो भारत के अंदर जो मेन एविडेंस लॉ है वो कौन सा है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। यानी अब 1 जुलाई 2024 के बाद के जितने भी मामले होंगे वो किस एविडेंस लॉ से गवर्न होंगे? एविडेंस के मामले में किस लॉ से गवर्न होंगे? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। लेकिन मान लीजिए कि जो मामले 1 जुलाई 2024 से पहले पेंडिंग पड़े होंगे, 1 जुलाई 2024 से पहले जो पेंडिंग चले आ रहे होंगे, 1 जुलाई 2024 को तो ये आ गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उन मामलों का क्या होगा? तो वो मामले जो होंगे वो अभी भी पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से ही गवर्न होंगे। ये कहां पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सेक्शन 170 बीएसए के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास जो लॉ आ गया है वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये एक्ट नंबर 47 है 2023 का। एक्ट नंबर 47 मतलब 2023 के अंदर जितने भी लॉ आए होंगे उसके अंदर ये एक्ट 47 रहा होगा। ठीक है, उसके साथ साथ ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये कब इनैक्ट हुआ है, ये कब पास हो गया है? ये पास हुआ है यानी इसको प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली है, जिसको हम लोग कहेंगे डेट ऑफ इनैक्टमेंट। तो डेट ऑफ इनैक्टमेंट क्या है? 25 दिसंबर 2023 और ये लागू कब से हुआ? एनफोर्स हुआ है 1 जुलाई 2024 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि भारत के अंदर जो एविडेंस लॉ है, भारत के अंदर जो एविडेंस लॉ है पहले वो क्या हुआ करता था? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। लेकिन इसके साथ बेचारे के साथ हादसा हो गया। 1 जुलाई 2024 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने इसको रिपील करके रिप्लेस कर दिया। तो मेन कानून अब भारत के अंदर जो एविडेंस को गवर्न करता है वो कौन सा है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और बातें समझते हैं हम लोग इनसे जुड़ी हुई। इंडियन एविडेंस एक्ट जो था, इसके अंदर टोटल 167 सेक्शंस थे और 11 चैप्टर्स थे। वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर टोटल 170 सेक्शंस है और 12 चैप्टर्स हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने वाली, कि ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है सब्सटैंशियली, फंडामेंटली किसके ऊपर बेस है? इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर ही बेस है। तो जो सब्सटैंशियली, उसके सब्सटेंस को ये नहीं छेड़ रहा है। इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट को, उसके सब्सटेंस को नहीं छेड़ रहा है। सब्सटेंशियली ये उसी के ऊपर बेस है। उसके साथ साथ जो प्रिंसिपल्स हैं मेन एविडेंस लॉ के, ये उन्हीं के ऊपर बेस है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। उनमें इसने कोई छेड़छाड़ नहीं करी। बस हम लोग ये कह सकते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, जैसे कि वक्त बदल रहा था, टेक्नोलॉजी आ गई थी, तो उसके हिसाब से ये एक अपडेटेड वर्जन है इंडियन एविडेंस एक्ट का, रेदर देन इट इज अ न्यू लॉ।
तो इट इज नॉट अ न्यू लॉ, इट इज रादर इट इज एन अपडेटेड वर्जन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो जो प्रिंसिपल्स हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के वो आपको सेम इसी के अंदर मिलेंगे, जो एविडेंस के प्रिंसिपल्स है वो भी सेम मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वजह से क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम सब्सटैंशियली इन सब्सटेंस बेस्ड ऑन इंडियन एविडेंस एक्ट, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि हु इज द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कौन है? जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन। ठीक है, आगे लॉ ऑफ एविडेंस से रिलेटेड कुछ अहम बातें अब हम लोग यहां पे समझ लेते हैं। अब देखिए पहली चीज, पॉइंट नंबर 1, अब ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है क्या ये क्रिमिनल केस के ऊपर अप्लाई होता है या ये सिविल केस के ऊपर अप्लाई होता है? तो इसका जवाब है ये दोनों के ऊपर ही अप्लाई होता है, चाहे सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो। अब ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्चुअली में ये लॉ व्हेन डज इट कम इनटू द पिक्चर? तो इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये कब पिक्चर में आता है, इसका यूज कब होता है? इंक्वायरी और ट्रायल में। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, पर्पस क्या है? what is the object, what is the purpose of Bharatiya Sakshi Adhiniyam? To ascertain the truth, to discover the real truth. See, justice can only be served if it is based on the real truth. How we can give the justice to the parties if their case is not based on the real truth? So the purpose, the object of the Bharatiya Sakshi Adhiniyam is to ascertain the real truth, to discover, to find out the real truth. ये इसका पर्पस है। प्रिंसिपल्स क्या है? बेस्ड ऑन फेयरनेस, रीजनेबलनेस, इक्विटी, जस्टिस, गुड कॉन्शियस, प्लस सपोर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ आर्टिकल्स 14, 19 एंड 21। उसके साथ साथ ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इसका क्या टाइप है? तो वी कॉल द भारतीय साक्ष्य अधिनियम और एविडेंस लॉ दैट इट इज लेक्स फोरी। It is lex fori. Now what is the meaning of lex fori? Lex fori का क्या मतलब होता है? Lex fori का मतलब होता है it is the law of the place where the court is hearing the case. It is the law of the place where the court is actually hearing the case. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, ऐसे समझिएगा कि एग्जाम्पल से सपोज दैट किसी केस के अंदर कोई ऑफेंस होता है इंडिया के बाहर या कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है इंडिया के बाहर, लेकिन पार्टीज जो हैं उसी ऑफेंस या कॉज ऑफ एक्शन के लिए इंडिया के अंदर आके केस फाइल करती हैं दूसरे के अगेंस्ट। मान लीजिए हम और आप यूएस में थे, वहीं कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया हमारे और आपके बीच में, लेकिन जब हम लोग इंडिया में वापस आए तो मैंने आपके अगेंस्ट एक्शन ले लिया, आपके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। अब यहां पे सवाल ये उठा, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन अरोज इन अमेरिका, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हिच लॉ विल गवर्न द एविडेंसेस। भारत के अंदर अब भारत की कोर्ट जो है इस केस को ट्राई कर रही है, तो कौन सा लॉ गवर्न करेगा एविडेंस को, यानी कौन सा एविडेंस एडमिसिबल है, कौन से नहीं? क्या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, क्या व्हाट्सएप की चैट एडमिसिबल होगी या नहीं होगी, ये कैसे डिसाइड होगा? अमेरिकन लॉ से या भारत के लॉ से? सो सिंस एविडेंस लॉ इज लेक्स फोरी, लॉ ऑफ द प्लेस, लॉ ऑफ द फोरम वेयर द कोर्ट इज हियरिंग द केस, तो इसका मतलब है उसको कौन सा लॉ गवर्न करेगा? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्यों? भारतीय साक्ष्य अधिनियम इज द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर द कोर्ट इज हियरिंग द केस। समझ आ गया? ये मतलब हुआ लेक्स फोरी का। नेचर क्या है इसका? जैसे कि we already tried to understand that कि broadly we can divide the laws into two parts, substantive laws and on the other hand we have got procedural laws. Substantive laws are those laws which create rights and liabilities of the parties, just like we have जैसे कि IPC जो है it defines the offenses, it provides the punishment, it is also the substantive laws। ठीक है, तो जो सब्सटैंटिव लॉज होते हैं, सब्सटैंटिव लॉज क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं राइट्स एंड लायबिलिटीज। ऑन द अदर हैंड प्रोसीजरल लॉज जो है वो क्या प्रोवाइड करते हैं? वो बताते हैं प्रोसीजर हाउ टू इंप्लीमेंट द सब्सटैंटिव लॉज। अब ये दो तरीके हो गए। उस प्रोसीजर लॉज में हमारे पास वी हैव अ बेस्ट एग्जांपल दैट इज BNSS। लेकिन एविडेंस लॉ जो है ये एक्चुअली में है तो प्रोसीजरल लॉ, because it does not create rights and liabilities of the parties completely most of the time। it is a procedure, ये एक प्रोसीजर बताता है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक प्रोसीजर बताता है। स्पेसिफिक प्रोसीजर क्या है? which only governs the evidences,
कौन सा एविडेंस एडमिसिबल है, कौन सा नहीं एडमिसिबल है, फैक्ट को कैसे प्रूफ किया जाए, कैसे डिसप्रूफ किया जाए, डॉक्यूमेंट को कोर्ट में कैसे देना है, कौन सा डॉक्यूमेंट एडमिसिबल है, कौन सा डॉक्यूमेंट एडमिसिबल नहीं है, गवाह कोर्ट में कैसे आएंगे, जो सबूतों से रिलेटेड चीजें हैं उनको ये गवर्न करता। तो इसलिए क्योंकि स्पेशल ब्रांच है तो इसलिए हम लोग इसको कई बार एडजेक्टिव लॉ भी कहते हैं। तो एडजेक्टिव लॉ एक्चुअली में प्रोसीजरल लॉ ही होता है, बट प्रोसीजरल लॉ का ये एक कह सकते हैं स्पेसिफिक एरिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहां से हम लोग समझेंगे क्या मेन या मटेरियल या की चेंजेस हुए हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यानी एक तरफ अगर हम लोग रखें इंडियन एविडेंस एक्ट और एक तरफ रखें भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इन्होंने क्या की चेंजेस, क्या मटेरियल चेंजेस किए हैं। ठीक है, आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला चेंज वी विल नोटिस इन प्रीएम्बल। तो आपने देखा होगा बेयर एक्ट के शुरुआत में प्रीएम्बल होता है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रीएम्बल क्या कहता था, आइए समझते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रीएम्बल कहता था वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट, whereas it is expedient मतलब when the law was being passed at that time it was necessary, it was essential, उस वक्त ये जरूरी था। तो ये कह रहा है whereas it is expedient, जहां पे ये जरूरी था कि क्या किया जाए, कंसोलिडेट किया जाए। कंसोलिडेट मतलब इकट्ठा किया जाए। इंडियन एविडेंस एक्ट के आने से पहले इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि ये कंसोलिडेट कह रहा है तो इससे हमें ये पता चल रहा, आइडिया मिल रहा है कि इंडियन एविडेंस एक्ट के आने से पहले लॉज जो होंगे, एविडेंस से रिलेटेड लॉज जो होंगे वो बिखरे पड़े होंगे। कहीं कुछ थोड़ा सा कस्टम लागू हो रहा होगा, कहीं कुछ हाई कोर्ट के कुछ रूल्स लागू हो रहे होंगे, सब बिखरे पड़े होंगे, कंपाइल्ड नहीं थे। तो उनको क्या कर रहा था इंडियन एविडेंस एक्ट, ये हम इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रीएम्बल पढ़ रहे हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का नहीं, क्योंकि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो पहली चीज ये कह रहा है जहां पे ये जरूरी था कि कंसोलिडेट किया जाए, सारे एविडेंस रिलेटेड लॉस को इकट्ठा किया जाए, उनको डिफाइन किया जाए। जैसे ये डिफाइन कर रहा है एविडेंस क्या होता है, प्रूफ क्या होता है, डिसप्रूफ क्या होता है, ठीक है। और अमेंड किया जाए, उसके अंदर कोई चीज, मान लीजिए कि कोई प्रोसीजर ऑलरेडी चला आ रहा होगा या कोई एविडेंस की चीज जो है मान लीजिए कि चली आ रही होगी, लेकिन उसके अंदर कुछ चेंज करना होगा, कुछ अमेंड करना होगा, तो उसको ये अमेंड भी कर रहा है। द लॉ ऑफ एविडेंस, इसलिए इट इज हियर बाई इनैक्टेड, जिसलिए इसको पास किया जा रहा है एज फॉलोस। ये है इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रीएम्बल। अब देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रीएम्बल क्या कह रहा है, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया और ऑब्जेक्ट थोड़ा सा इसका समझिएगा। ये कह रहा है एन एक्ट टू कंसोलिडेट, ये भी क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, एंड टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स बता रहा है, और प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल। तो एकदम इसने सरल कर दिया कि ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, एक चीज तो कंसोलिडेट कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, और प्रोवाइड कर रहा है कुछ जनरल रूल्स और प्रिंसिपल्स बता रहा है किस चीज के, एविडेंस के। क्यों, फॉर फेयर ट्रायल। अब देखिए एक चेंज देखिए इंपॉर्टेंट, इसका फोकस हो गया फेयर ट्रायल के लिए। इसका फोकस ऑब्जेक्ट देखिए क्या है कि लॉ, इसको इंडियन एविडेंस एक्ट को लाया जा रहा है, क्यों, कंसोलिडेट, डिफाइन और अमेंड, बस इतनी सी बात कह रहा है। लेकिन आप देखिए कि इसका गोल क्या है, इसका गोल है फेयर ट्रायल। समझ में आ गया आपको फर्क, इसका गोल क्या है, ये खाली क्या कर रहा है, उस टाइम की बात थी कंसोलिडेट करना, अमेंड करना, डिफाइन करना, इसका गोल हो गया है फेयर ट्रायल। समझ आ गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मटेरियल और की चेंजेस हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चेंज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स एक्सप्रेसली इंक्लूडेड इन डॉक्यूमेंट। देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर भी इस डॉक्यूमेंट वर्ड को डिफाइन किया गया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर भी डिफाइन किया गया है। अब देखिए डॉक्यूमेंट के अंदर आमतौर पे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो हम लोग जानते हैं कि जो लिखित में कागज होते हैं, जैसे एग्रीमेंट हो गया, कोई मान लीजिए प्रोमिसरी नोट हो गई, कोई रिसिप्ट हो गई, आमतौर पे ये डॉक्यूमेंट होते हैं। इसके अलावा डिजिटल रिकॉर्ड्स भी होते हैं, ईमेल हो गई, ऑनलाइन ट्रांसैक्शन हो गया, ये भी हो गया। तो अब जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंट की डिफिनेशन थी, उसके अंदर क्लियर तौर पे ये नहीं लिखा था इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स, मतलब हमारी फोन की चैट, फोन की कन्वर्सेशन, ऑनलाइन ट्रांसैक्शन, एग्रीमेंट्स, तो उसमें डायरेक्ट एक्सप्रेस तौर पे नहीं लिखा था। हाँ, एविडेंस की डिफिनेशन को भले ही इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर अमेंड करके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ऐड कर दिया गया था, लेकिन डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसा अमेंडमेंट नहीं हुआ था, डॉक्यूमेंट बिल्कुल सिंपल थी। अब क्या किया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी के अंदर क्लियर तौर पे डॉक्यूमेंट की डिफिनेशन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को इंक्लूड कर लिया गया है।
समझ में आ गया। उसके साथ साथ इसकी डिफिनेशन में एक इलस्ट्रेशन 6 को डाल के कई चीजें लिस्ट कर दी गई है कि इसके अंदर ईमेल, सर्वर्स, लॉग्स, फाइल्स स्टोर्स ऑन कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, मैसेजेस, वेबसाइट्स, लोकेशन डेटा, वॉइस मेल मैसेज, ये सारी चीजें आ जाएंगी। एक तो अहम चेंज। दूसरा, स्टेटमेंट में बी गिवन इलेक्ट्रॉनिकली एज ओरल एविडेंस। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर एविडेंस को डिफाइन किया गया है, एविडेंस को डिफाइन किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। लेकिन उसमें जो एविडेंस को डिफाइन किया गया है, आपको पता होगा कि एविडेंस ब्रॉडली दो तरीके के होते हैं, ओरल, डॉक्यूमेंट्री। तो ओरल एविडेंस को डिफाइन किस तरह से किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कि ओरल एविडेंस वो एविडेंस होते हैं, ये वो स्टेटमेंट्स होते हैं विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बाय द विटनेसेस बिफोर इट। तो यानी जो स्टेटमेंट्स जो गवाह होते हैं कोर्ट के सामने देते हैं, उन्हीं को ओरल एविडेंस कहा जाता है। चलो, इसमें तो कोई बात नहीं, बिल्कुल सही बात है, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठा कि क्या गवाह जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एग्जामिन हो सकता है, गवाही दे सकता है? ये तो इसके अंदर क्लियर तौर पे नहीं लिखा। अब इस चीज को भी इसके अंदर क्लियर तौर पे इंक्लूड कर लिया गया है। तो पहले खाली इतनी सी बात लिखी थी, अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई में बोला गया है कि जो गवाह के बयान होंगे, इट कैन ऑल्सो बी गिवन इलेक्ट्रॉनिकली बाय विटनेसेस। तो अब वो इलेक्ट्रॉनिकली भी दे सकते हैं। ठीक, दो हो गए। तीसरा चेंज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी रिजेक्टेड मेरेली। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के ऊपर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बड़ा फोकस किया गया है, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को लेके। अब एक पूरा सेक्शन डाला गया है, सेक्शन 61 BSA। वो ये साफ तौर पे कह रहा है सेक्शन 61 BSA कि जस्ट बिकॉज की कोई एविडेंस मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म में दिया जाता है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड है, उसको डिनाई नहीं करी जा सकती है उसकी एडमिसिबिलिटी को। यानी कोई ये नहीं कह सकता है अरे ये नहीं माना जाएगा, कंप्यूटर की चीज नहीं मानी जाएगी, मोबाइल फोन की चीज नहीं मानी जाएगी। ये चीज इसने क्लियर कर दिया, कहा है सब्जेक्ट टू सेक्शन 63, उसका सेम लीगल इफेक्ट होगा, सेम वैलिडिटी होगी, सेम इन्फोर्सेबिलिटी होगी। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके साथ साथ मीनिंग ऑफ प्राइमरी एविडेंस, जो प्राइमरी एविडेंस को डिफाइन किया गया था। आप अभी हम लोग जब पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आगे चल के, तो हम लोग पढ़ेंगे दो तरीके के एविडेंस होते हैं, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस मतलब जहां पे ओरिजिनल ही डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाए। जो सेकेंडरी एविडेंस होता है, जैसे कि वहां पे उसकी सर्टिफाइड कॉपीज हो गई, वो सेकेंडरी एविडेंस होते हैं। तो जो प्राइमरी एविडेंस जो था, ये डिफाइन था सेक्शन 62 के अंदर। तो कैटेगरीज बताई गई थी क्या क्या प्राइमरी एविडेंस के अंदर आ जाएगी। अब उस प्राइमरी एविडेंस को सेक्शन 57 में डिफाइन किया गया है और इसके अंदर कई और एक्सप्लेनेशंस ऐड हो गए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स से रिलेटेड है। तो पहले 2 एक्सप्लेनेशंस थे, बाद में अब 5 ऐड कर दिए गए। टोटल कितने हो गए? 7 एक्सप्लेनेशंस हो गए। समझ आ गया? उसी तरीके से सेकेंडरी एविडेंस को भी थोड़ा सा एनलार्ज कर दिया गया, कई और चीजें सेकेंडरी एविडेंस के अंदर आ गई हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 63 था, सेक्शन 63 था। इसके अंदर टोटल 5 पॉइंट्स थे। नाउ 3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैव बीन एडेड, 3 और एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिए गए, तो इसको और वाइड कर दिया गया सेकेंडरी एविडेंस को। तो टोटल पॉइंट कितने हो गए? अब 8 पॉइंट हो गए इसके अंदर, टोटल 8 पॉइंट हो गए सेक्शन 58 में। कौन कौन से पॉइंट ऐड हुए हैं? ओरल एडमिशंस, रिटन एडमिशंस, ओरल एडमिशंस, रिटन एडमिशंस और एविडेंस ऑफ स्किल्ड पर्सन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 63 रिप्लेसेस एंड एक्सपैंड सेक्शन 65B। देखिए, अब एक और अहम चेंज इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स में। जब भी कोई इंडियन एविडेंस एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दिया जाता था, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट देना जरूरी होता था। अब वो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होगा, वो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर नहीं दिया था, लेकिन अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आप अपनी बेयर एक्ट में लास्ट में जाके देखेंगे तो एक फॉर्मेट दिया गया है शेड्यूल के अंदर। तो अब वो जो सर्टिफिकेट होगा जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ दिया जाएगा, उसका फॉर्मेट ऑलरेडी दे दिया गया है। उसके साथ साथ तो पहले वो सेक्शन 65B था जो सर्टिफिकेट की बात करता था, तो सेक्शन 63 ने 65B को रिप्लेस कर दिया है। एक अहम चेंज इसने इसके अंदर कर दिया है, और वो अहम चेंज क्या है कि वो इसने चेंज करके ये कह दिया है
कि जब जब भी हम ये जो एविडेंसेस होंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जब जब उसको लाएंगे, सबमिट करेंगे, तो उसके साथ साथ हमें सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा एट ईच इंस्टेंस। लिखा हुआ है प्रोवाइड्स दैट द सर्टिफिकेट मस्ट बी सबमिटेड, सर्टिफिकेट को सबमिट करना पड़ेगा अलोंग विद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एट ईच इंस्टेंस। ये जो लाइन है ना, एट ईच इंस्टेंस, ये इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर नहीं थी। उसके साथ साथ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ये जो सर्टिफिकेट होगा इसका फॉर्मेट नहीं दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैट्यूटरी सर्टिफाइड स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट फॉर्मेट इंट्रोड्यूस। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चेंजेस रिलेटिंग टू कन्फेशन। अब जो कन्फेशन था इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, तो उसके अंदर सेक्शन 24 में बताया गया था कि कब कन्फेशन इररिलेवेंट होगा, अगर इट इज कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। तीन बातें लिखी हुई थी, लेकिन अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 22 में एक और नया पॉइंट ऐड हो गया है, कोअर्जन। तो इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोअर्जन और प्रॉमिस। उसके साथ साथ 3 कन्फेशन प्रोविजंस कंसोलिडेटेड। अब देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो सेक्शन 24, 28 और 29 वाले जो सेक्शंस थे, इनको क्लब करके एक सेक्शन में डाल दिया गया है, सेक्शन 22 बीएसए का। ठीक है, बस एक ये चेंज है। और आगे उसी तरीके से 25, 26, 27 वाले जो थे उनको 23 में डाल दिया गया है। आइए और आगे बढ़ते हैं। अब एक और चेंज अहम, ज्वाइंट ट्रायल सेक्शन 30 में। अगर सेक्शन 30 आपको इंडियन एविडेंस एक्ट का आपने पढ़ा होगा, तो आपने उसके अंदर पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिए कि किसी केस के अंदर फॉर एग्जांपल 2 बंदे हैं जो किसी एक केस के अंदर ज्वाइंटली ट्राई करे जा रहे हैं, तो अगर उनमें से एक बंदा कोई कन्फेशन करता है अपने खिलाफ और दूसरे के खिलाफ, तो दूसरे के खिलाफ उसको कंसिडर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी किसी केस में, क्रिमिनल केस में हमने ये कह दिया कि मैंने और आपने मिलके ये ऑफेंस किया है, मैं अपने आप को तो फंसा ही रहा हूं, आपको भी फंसाई दे रहा हूं, तो अगर जॉइंट ट्रायल चल रहा है तो इसको आपके अगेंस्ट जो है यूज किया जा सकता है लिमिटेड पर्पस के लिए, यानी इसको कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको, 30 में ये लिखा था। अब चेंज क्या हुआ है कि अब यहां पे सवाल ये उठ रहा था कि जॉइंट ट्रायल का क्या मतलब हुआ। मान लीजिए कि कोई कोई ऑफेंस जो है हमने आपने साथ में किया है, लेकिन आप उस केस के अंदर एब्सकंडिंग हो, आप भाग गए हो, नहीं पकड़े गए। अब मान लो हमने बोला कि मैंने और आपने मिलके मारा है, आप तो भागे हुए हो, तो क्या इसको आपके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है? इसको लेके कंफ्यूजन अराइज होता था। अब इसने क्या करा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने, इसने ये कह दिया कि भले ही आप भाग गए हो, लेकिन इस पर्पस के लिए इसको जॉइंट ट्रायल ही माना जाएगा। समझ आ गया आप लोगों को? जब आगे बढ़ेंगे, सेक्शन पढ़ेंगे, तो इसको डिटेल में समझेंगे। ये अब सेक्शन 24 के अंदर एक्सप्लेनेशन 2 ऐड हो गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक्सपर्ट की ओपिनियन। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर एक्सपर्ट की ओपिनियन सेक्शन 45 में होती थी, और कुछ एरिया बताए गए थे कि किसमें एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन दे सकता है। फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, हैंड राइटिंग, फिंगर इंप्रेशन। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 39 के अंदर एक और लाइन लिख दी गई है, जिससे एरिया और वाइड हो गया है। वो क्या कर दी गई है, लिख दिया गया है और एनी अदर फील्ड, इनके अलावा। पहले कंफ्यूजन होता था अलग अलग फील्ड को लेके, क्या इसमें एक्सपर्ट की ओपिनियन दी जा सकती है, क्या इसमें दी जा सकती है, तो वो कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। हालांकि कोर्ट जो है ज्यादातर हर ही फील्ड में ले लेता था, लेकिन कोई कंफ्यूजन ना रह जाए तो इसलिए इसको ऐड कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर्ट्स टू टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ इंटरनेशनल मैटर्स। पहले देखिए कोर्ट के लिए बोला गया था कि कोर्ट किन किन मामले में जुडिशियल नोटिस ले सकता है। उसमें अननेसेसरी बड़े पुराने जमाने के टाइम की बातें लिखी हुई थी, क्राउन, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड की वगैरह की बात थी, उन सबको हटा दिए गए, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए गए। तो सेक्शन 57 के अंदर बहुत सारी थी, ब्रिटिश लॉज, पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, क्राउन एंड सिमिलर मैटर्स, इन सब को हटा दिया गया है। अब सेक्शन 52 के अंदर कुछ चीजें ऐड कर दी गई, जैसे इंटरनेशनल ट्रीटीज, उसके साथ साथ डिसीजंस मेड बाय इंडिया एट इंटरनेशनल एसोसिएशंस और बॉडीज। ठीक है, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि ये जुडिशियल नोटिस क्या चीज होती है। ठीक है, अभी तो हम लोग बिल्कुल मेन चेंजेस पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल गैजेट एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज्ड। अब देखिए पहले तो एक तरीके से हम लोग देखें पेपर के जरिए गैजेट करी जाती थी चीजों को। अब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड के जरिए अगर चीजें गैजेट करी जाएंगी, उनको भी रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। डिजिटल लॉ बुक्स एंड रिपोर्ट रिकॉग्नाइज। अगर कोई लॉ की चीजें जो है डिजिटल फॉर्म, मान लीजिए किसी फॉरेन कंट्री के अंदर या उनकी बुक के अंदर या उनके कोई डिजिटल रिकॉर्ड्स में कोई लॉ की चीजें लिखी हैं, तो उनको भी रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। चेंज इन द लॉ रिलेटिंग टू अकॉम्प्लिस एविडेंस।
सेक्शन 133 में अकॉम्प्लिस के लिए बोला गया था कि अकॉम्प्लिस की जो टेस्टिमनी होगी, अगर उसकी टेस्टिमनी भले ही कोरोबोरेट नहीं भी होती है तो उसके बेसिस पे जो कन्विक्शन होगा वो इलीगल नहीं होगा। तो इसको अपोजिट कर दिया है, जो लिखा हुआ था अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी अब उसको कोरोबोरेट कर दिया गया है। तो यानी अब एम्फेसाइज किस चीज के ऊपर कर दिया गया है कि अगर अकॉम्प्लिस अपनी कोई टेस्टिमनी देता है तो उसकी टेस्टिमनी को हमेशा कोरोबोरेट कराया जाए, किसी दूसरे सबूत से मैच करवाया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न एक्सप्रेशंस फॉर अ विटनेस विद मेंटल इनकैपेसिटी, जैसे कि पहले लॉ के अंदर इस्तेमाल था, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर वर्ड इस्तेमाल था लूनेटिक। अब लूनेटिक वर्ड को हटा के सेक्शन 124 में इस्तेमाल कर दिया गया है एक्सप्रेशन पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। फर्क क्या होता है? देखिए, अनसाउंड माइंड पर्सन के अंदर हर तरीके के व्यक्ति आ जाएंगे जिनका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, चाहे वो टेम्परेरी तौर पे अनसाउंडनेस हो, परमानेंट तौर पे अनसाउंडनेस हो, या किसी और वजह से अनसाउंडनेस ऑफ माइंड पैदा हो। लुनेटिक पुराना इंग्लिश में इस्तेमाल होता था, पुरानी इंग्लिश में लुनेटिक आमतौर पे उस तरह के इंसान को बोलते हैं जिसकी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो होती है वो अलग अलग फेसेस में आती है। जैसे आपने बहुत बार बहुत सारे अनसाउंड माइंड व्यक्ति को देखा होगा कि कभी वो बहुत सही तरीके से बातचीत करता है और बिहेव करता है, फिर कभी कभार उसके दूसरे फेसेस आते हैं तो वो एकदम बहक जाता है, उसको कुछ याद नहीं रहता है। ठीक है, तो उसको हटा दिया गया है। एडवोकेट, अब एक वर्ड इस्तेमाल कर दिया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर एडवोकेट। पुराने जो वर्ड्स थे बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी, वकील, सब हटा के एडवोकेट कर दिया गया है। ठीक है। कम्युनिकेशन बिटवीन मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट प्रोटेक्टेड, अगर कोई कम्युनिकेशन होता है प्रेसिडेंट और मिनिस्टर के बीच में तो कोर्ट जो है उसको मंगवा नहीं सकती है, उसको रिक्वायर नहीं कर सकती है, ये कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड हो गया है। ठीक है, 165 बीएसए के अंदर। उसके अलावा कॉलोनियल एक्सप्रेशंस, पुराने जमाने के बहुत सारे एक्सप्रेशन इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर इस्तेमाल हुए थे, जैसे पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश क्राउन, हर मैजेस्टी, क्वींस प्रिंटर, लंदन गैजेट, प्रीवी काउंसिल्स, डोमिनियंस, कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंग्लैंड, ये सब को हटा दिया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम से। ठीक है, अब आपको नहीं मिलेंगे। कुछ सेक्शंस जो है डिलीट हो गए जिनका कोई यूज नहीं रह गया था। 82, 88 डिलीटेड, सेक्शन 113 डिलीटेड। उसके साथ साथ पावर ऑफ ज्यूरी और एसेसर, इसको भी डिलीट कर दिया गया। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर एक प्रोविजन था पावर ऑफ ज्यूरी और एसेसर। देखिए, भारत के अंदर तो ज्यूरी का सिस्टम जो है ऑलरेडी एबॉलिश हो चुका है। ज्यूरी के अंदर क्या होता था कि कुछ लोग होते थे, उनको मतलब कोई ऑर्डिनरी सिटीजन, उनको कोई मामला दे दिया जाता था, वो उसके ऊपर डिसाइड करते थे कि बंदा गिल्टी है या नहीं गिल्टी है। मतलब जज के अलावा कुछ ऑर्डिनरी सिटीजन्स होते थे जिनको कोई केस दे दिया जाता था कि आप डिसाइड करो कि उसमें बंदा गिल्टी है या नहीं गिल्टी है। ठीक है, तो वो हमारे यहाँ से एबॉलिश हो चुका है, वो है ही नहीं। तो उस सेक्शन का क्या रोल था हमारे यहाँ? तो जो सेक्शन 166 था उसको डिलीट कर दिया गया। फिर लास्ट में सेक्शन 170 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो ये कहता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट को रिपील किया जा रहा है, लेकिन कुछ लिमिटेड पर्पस के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट अभी भी जिंदा है। और वो क्या लिमिटेड पर्पस है? जो प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी 1 जुलाई 2024 से पहले, वो अभी भी इंडियन एविडेंस एक्ट से, पुराने वाले इंडियन एविडेंस एक्ट से ही गवर्न होंगी। देखिए, अब इसके साथ साथ एक चीज और अनाउंस करते हुए चले आप लोगों को, हम लोगों के अलग अलग लॉ कोर्सेज चल रहे हैं। लॉ कोर्सेज में हमारे जुडिशरी के कोर्सेज चल रहे हैं, पीओ एपीओ के कोर्सेज चल रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग एक लिटिगेशन एंड ड्राफ्टिंग कोर्स भी लेके आए हैं, न्यू एडवोकेट्स के लिए, न्यू स्टूडेंट्स के लिए, जो चाहते हैं कि लिटिगेशन में जाना, जो लिटिगेशन सीखना चाहते हैं। तो एक तो हमारा जुडिशरी का कोर्स अलग से चल रहा है, एपीओ पीओ का अलग से कोर्स चल रहा है। उसके साथ साथ हमारा एक नया लिटिगेशन का कोर्स भी शुरू हो गया है। अब इन सारे कोर्सेज की डिटेल्स जानने के लिए आप हम लोगों से 8840961324 पर व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज के हमारे कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हैं। अब ये कोर्सेज की अगर आपको डिटेल समझ में आ गई, इसके अलावा हमारे दूसरे और भी कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जीके जीएस के कोर्सेज चलते हैं। जीके जीएस के कोर्सेज के अलावा हमारे यहाँ इंग्लिश की भी क्लासेस चलती है। इस इंग्लिश क्लास के अंदर हम लोग आंसर राइटिंग करना, इंग्लिश बोलने का तरीका, ऐसे लिखना, एप्लीकेशन लिखना, ये सारी चीजें सीखते हैं। बेसिक ग्रामर, प्रीपोजिशन, ये सारी चीजें हम लोग इंग्लिश की क्लास में सीखते हैं। हमारे सारे कोर्सेज की डिटेल्स जानने के लिए आप इसी नंबर पे, दिए गए हुए नंबर पे 884096, ये 9 है, 8840961324 पर मैसेज करके ले सकते हैं, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये नंबर मिल जाएगा।